हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में, यानी राज्यों के न्यायालय के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो यहाँ पर नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाकर उस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें यहाँ पर नई नई वीडियो को बनाने के लिए। जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि जो हमारे यहाँ न्यायालय व्यवस्था है वो यहाँ पर एक एकीकृत व्यवस्था के रूप में रखी गई है। सबसे ऊपरी क्रम पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके निचले स्तर पर यहाँ पर हाई कोर्ट है और सबसे निचले स्तर पर यहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये तीन स्तर थे हमारे यहाँ पर न्यायालय के। ये किस व्यवस्था पर है? एकीकृत व्यवस्था पर यहाँ पर ये रखा गया है। अब तक हमने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की थी। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति, उनके जजों से संबंधित और उनकी शक्तियों से संबंधित हमने यहाँ पर अपनी पिछली वीडियो में बात की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट के बारे में क्या क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में। तो हमारे संविधान के भाग 6 में यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। और कौन कौन से आर्टिकल से संबंधित होने वाले हैं? तो आर्टिकल 214 से लेकर के लिए 231 तक यहाँ पर ये आर्टिकल हाई कोर्ट से संबंधित हैं। तो संविधान के भाग 6 से और आर्टिकल 214 से यहाँ पर 231 तक के आर्टिकल जो है वो संबंधित है यहाँ पर हाई कोर्ट से। फिर हम बात करते हैं कौन कौन से यहाँ पर जो आर्टिकल हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 214 के बारे में। आर्टिकल 214 यहाँ पर बात करता है कि राज्यों के लिए यहाँ पर एक उच्च न्यायालय होगा, यानी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था यहाँ पर आर्टिकल 214 में की गई है। फिर यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 216 बात करता है उनके गठन से संबंधित, यानी उनका गठन यहाँ पर किस किस तरीके से, किस किस पद्धति से यहाँ पर किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल 231। तो आर्टिकल 231 बात करता है यहाँ पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं हमारे भारत में स्टेट्स यहाँ पर हैं 28। यदि हम बात करते हैं ऐसे ही यहाँ पर हाई कोर्ट हमारे देश में कितने हैं, तो यहाँ पर 25 जो हैं ये हाई कोर्ट यहाँ पर बनाए गए हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे नया हाई कोर्ट यानी 25वां हाई कोर्ट हमारे पास कौन सा है, तो वो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर में भी ये पूछा गया था। तो 2019 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी और इसका जो हाई कोर्ट है वो अमरावती में है। अमरावती में इस हाई कोर्ट की स्थापना यहाँ पर की गई है। तो 25 हाई कोर्ट हमारे भारत में हैं और कुल स्टेट यहाँ पर 28 है, यानी कुछ ऐसे हाई कोर्ट होंगे जिन पर जिम्मा यहाँ पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए दिया गया होगा। फिर हम बात करते हैं हमारे पास यूटीज यहाँ पर हैं, 8 यूटीज हैं, यानी 8 यूटी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं ऐसे यहाँ पर कितने जो यूटीज हैं जो यहाँ पर हाई कोर्ट को संबंधित हैं, तो ऐसे अगर हम बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट जिसकी स्थापना 1966 में यहाँ पर की गई थी। थोड़ा बहुत हिस्ट्री में भी जानते हैं कि हिस्ट्री में हाई कोर्ट की स्थापना यहाँ पर कब की गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे तब उन्होंने यहाँ की न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए अलग अलग स्टेप या अलग अलग जो है यहाँ पर चरणों पे विकास किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी भारत में, सबसे पहले 1862 में यहाँ पर 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। जो 3 हाई कोर्ट वो संबंधित थे यहाँ पर, वो थे यहाँ पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास। इन 3 हाई कोर्ट की स्थापना यहाँ पर की गई थी। इसके बाद जो हाई कोर्ट बना था वो बना था यहाँ पर इलाहाबाद, या जिसको हम प्रयागराज हाई कोर्ट भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। तो 1862 से ही लगातार यहाँ पर प्रांतों के लिए अलग न्याय व्यवस्था की या अलग उनके लिए न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा की गई थी। तो उसी का ही यहाँ पर अनुकरण करते हुए हमने यहाँ पर हाई कोर्ट की जो कार्य प्रणाली थी उसको यहाँ पर अडॉप्ट किया था। तो 1862 में यहाँ पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास इन 3 प्रांतों के लिए यहाँ पर हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई थी और 1866 में यहाँ पर इलाहाबाद या प्रयागराज जो है हाई कोर्ट बनकर
तैयार हुआ था। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने यहाँ पर जानी हाई कोर्ट से संबंधित। अब बात करते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट की संख्या कितनी होगी किसी भी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी उसके बारे में बात करते हैं। सॉरी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके नई नई वीडियो बनाने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जिम्मा आप पर है कि आप संकल्प एकेडमी के परिवार को कितना बढ़ा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें लगातार। तो बात करते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट में न्यायाधीश यानी जो जज हैं उनकी संख्या यहाँ पर कितनी होनी चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट में जजों की संख्या। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यहाँ पर हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी संख्या निर्धारित करने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो सौंपी गई है यहाँ पर राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति यहाँ पर जजों की संख्या को निर्धारित करता है। अगर हम बात करते हैं किसी स्टेट में आपको 5 जज मिलेंगे, किसी में 15 मिलेंगे, किसी में आपको यहाँ पर 20 भी मिलेंगे, यानी इनकी जो संख्या है वो राज्यों के अनुसार यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर क्या आधार हो सकता है, या तो यहाँ पर आधार हो सकता है जनसंख्या का। यदि कोई बड़ा स्टेट है तो वहां पर जो जज हैं उनकी संख्या अधिक होगी, क्योंकि वहां पर जो हाई कोर्ट है उन पर यहाँ पर अधिक से अधिक जो है बर्डन भी देखने को मिलता है हाई कोर्ट पे। तो जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर जो जो संख्या है उसको यहाँ पर डिसाइड किया गया है। फिर दूसरा जो आधार हो सकता है वो हो सकता है यहाँ पर मुकदमों की संख्या, यानी अगर किसी हाई कोर्ट पर मुकदमों की संख्या को लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है तो उसके आधार पर भी यहाँ पर जजों की संख्या को राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको निर्धारण करने का अधिकार यहाँ पर राष्ट्रपति को रखा गया है। तो ये संबंधित था यहाँ पर जजों की संख्या से संबंधित। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनकी योग्यता के बारे में, नेक्स्ट बात करते हैं हम इनकी नियुक्ति के बारे में कि इनकी नियुक्ति यहाँ पर किसके द्वारा की जाती है। तो हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इनकी नियुक्ति यहां पर राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति यहां पर राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि सुप्रीम कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी जो पिछली वीडियो है उसको आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट हैं उनके जजों की नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब अगर यहाँ पर महत्वपूर्ण है ये सलाह पर काम करते हैं, हमने जाना था कि राष्ट्रपति जो हैं वो सलाह पर काम करते हैं। अभी किसकी यहाँ पर सलाह लेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं जो यहाँ पर सलाह लेने का जिम्मा रखा गया है वो रखा गया है यहाँ पर पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। दूसरा जो हमारे पास है वो है यहां पर संबंधित राज्य के, यानी जिस राज्य में यहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से यहां पर सलाह लेते हैं। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है, अगर यहां पर किसी स्टेट के यहां पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो यहां पर इनकी सलाह होगी। यदि यहां पर किसी न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करनी है तो उसके लिए यहां पर एक पॉइंट और यहां पर ऐड करना होगा, वो होगा यहां पर राज्य के मुख्य न्यायाधीश के, राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह यहां पर लेनी होगी। यदि वो हाई कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति कर रहे हैं, अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो 1 और 2, अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है केवल न्यायाधीश की तो वहां पर राज्य के मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह भी यहां पर अनिवार्य होगी। तो यहां पर एक पूरा पैनल है ये राष्ट्रपति को सलाह देने का जो काम करता है, तो वो यहां पर संबंधित है नियुक्ति से। तो यहां पर जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और उसकी सलाह देने के लिए यहां पर 3 पैनल बनाए गए हैं। सबसे पहले जो पैनल है वो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और यहाँ पर राज्य के मुख्य न्यायाधीश, यदि वहां पर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है। तो ये पूरा पैनल यहाँ पर बना हुआ है जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। अब फिर बात करते हैं यहाँ पर हम इनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इनकी क्या यहाँ पर योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
आपका जो सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं तो उसके अनुसार हम यहाँ पर अपना जो शैली है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसा लग रहा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम हाई कोर्ट की जो योग्यता है उनके बारे में। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमें योग्यता दिखाई पड़ती है वो है यहाँ पर कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले हमें यही योग्यता दिखाई पड़ती है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी जो हमारे पास यहाँ पर योग्यता है वो यहाँ पर यह है कि उसको यहाँ पर हाई कोर्ट में वकील के रूप में कम से कम यहाँ पर 10 वर्ष हो चुके हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष यानी लगातार 10 वर्ष वकील के रूप में अनुभव हो। तो पहले जो हमारे पास यहां पर योग्यता है वो यहां पर यह है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता यहां पर यह है कि किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वो वकालत या वकील के रूप में अनुभव रखता हो। फिर जो हमारे पास यहां पर तीसरी योग्यता है वो यहां पर है कि 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में यहां पर न्यायाधीश रहा हो। तो ये तीन योग्यता हमें रखी गई हैं। जो अदृश्य न्यायालय यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है, यानी किसी भी न्यायालय में वो यहाँ पर न्यायाधीश रहा हो। तो ये तीन योग्यता हमें दिखाई पड़ती है यहाँ पर हाई कोर्ट के जज की योग्यता के रूप में। पहला क्या है, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा यहाँ पर क्या है, वो किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील के रूप में अनुभव रहा हो और 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। तो ये तीन यहाँ पर योग्यता रखी गई है। अब हम बात करते हैं इनकी यहाँ पर ओथ यानी शपथ के रूप में। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले तो यहाँ पर यह है कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो राज्यपाल के सामने यहाँ पर या राज्यपाल के समक्ष जो है वो शपथ लेते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो नियुक्ति की जाएगी वो की जाएगी यहाँ पर राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाएगी वो की जाएगी यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा। और हमने अभी डिस्कस किया किस किस तरीके से पैनल बना हुआ है, वो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और शपथ जो है वो राज्यपाल द्वारा यहाँ पर ली जाएगी। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। शपथ और राज्यपाल को लेकर हमारा जो माइंड सेट है वो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो शपथ है वो यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा ली जाएगी। फिर हम बात करते हैं अगर यहाँ पर त्यागपत्र देना है किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, तो वो अपना त्यागपत्र यहाँ पर किसको देगा, तो वो अपना त्यागपत्र देगा यहाँ पर राष्ट्रपति को। तो अपना जो त्यागपत्र है वो यहाँ पर राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल की भूमिका यहाँ पर केवल हमें दो जगह दिखाई पड़ती है। राष्ट्रपति को सलाह देगा वो नियुक्ति के लिए, और दूसरी में यहाँ पर है यहाँ पर शपथ के लिए। यानी शपथ और नियुक्ति के रूप में जो सलाह देने के वाली नियुक्ति के रूप में जो पैनल है उसका सदस्य है यहाँ पर राज्यपाल। ये दो जगह हमें यहाँ पर राज्यपाल दिखाई पड़ता है। फिर हम बात करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में, कितना यहाँ पर कार्यकाल होना चाहिए। तो यहां पर बात करते हैं हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, अगर उनका कार्यकाल की बात करते हैं तो यहां पर जो कार्यकाल दिया गया है हाईकोर्ट के जजों के लिए वो यहां पर है कि वो केवल 62 वर्ष तक जो है जज के रूप में कार्य कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो टेन्योर है उनका जज के रूप में कार्य कर सकते हैं कब तक, जब तक उनकी एज जो है वो 62 साल नहीं हो जाती है। वही अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या थी, तो सुप्रीम कोर्ट में ये थी यहाँ पर 65 ईयर। तो ये आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्लीज हमारी जाके जो पिछली वीडियो है उसको आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एज है वो कितनी है, 62 साल तक यहाँ पर जज के रूप में कार्य कर सकता है हाई कोर्ट का कोई भी मेंबर। यहाँ पर ऐसा कोई अपर लिमिट नहीं रखी गई, मतलब जो लोअर लिमिट नहीं रखी गई है कि आपकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर केवल मैक्सिमम एज लिखी गई कि 62 साल तक आप जो है वो कार्य कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाने की क्या विधि है, पद से हटाने की विधि। अच्छा, इनको पद से हटाने की वही विधि है जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान यहां पर जो हाई कोर्ट हैं
उनको न्यायाधीश को हटाने की यहाँ पर विधि लिखी गई है। अगर हम थोड़ा बहुत रिविजन करते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट के जज को हमने यहाँ पर कैसे हटाया था, तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर वो प्रस्ताव यहाँ पर लोकसभा में पारित किया जा रहा है तो कम से कम 100 सदस्यों के जो है अनुमति की आवश्यकता है। अगर वो सदस्य जो है राज्यसभा में पारित किया जा रहा है तो इसके लिए हमें कम से कम 50 सदस्यों की आवश्यकता है। तो जब इस सदस्यों के लिए प्रस्ताव यहाँ पर पारित होता है तो उसके बाद यहाँ पर जो है कमेटी गठित होती है और वो कमेटी यहाँ पर जांच करती है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उन पर जो यहाँ पर एलिगेशन लगाए गए हैं उन एलिगेशन पे वो कितने उतरते हैं। अगर वो कमेटी वहां से सहमत है तो संसद हमारी 2/3 बहुमत से यहाँ पर पारित करती है अपने प्रस्ताव को और राष्ट्रपति उनको अपने पद से हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही यहाँ पर उनको हम हटा भी सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वाली जो हमारी वीडियो थी उसको हमने डिटेल से बात की है, वो आपने नहीं देखी है तो आप जाके उसको देख सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो सिमिलर चीजें यहाँ थी उन पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके बारे में हमने डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। तो आप जाके उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही यहाँ पर उनको हटाने की विधि यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कि उनके जो स्थानांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, यानी ट्रांसफर की बात करते हैं। स्थानांतरण यानी अगर मान लिया किसी एक न्यायाधीश को हमने ट्रांसफर करना है, यानी हमको यूपी से किसी न्यायाधीश को ट्रांसफर करना है बिहार, उत्तराखंड या राजस्थान में, तो वहां पर ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी यहाँ पर किसकी है? तो जो ट्रांसफर करने की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर रखी गई है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के द्वारा ही यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये था यहाँ पर जो हमने अब तक बात की उनके कार्यकाल के बारे में, उनको पद से हटाने की विधि के बारे में, उनके स्थानांतरण के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके यहाँ पर हाईकोर्ट की क्या क्या यहाँ पर शक्तियां रखी गई हैं। हाईकोर्ट की शक्तियां जो थी उन्हें कुछ चीजों में हमें सुप्रीम कोर्ट से अधिक दिखाई पड़ती है, यानी कुछ चीजें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के समान है, लेकिन किसी किसी चीज में यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसकी शक्तियां यहाँ पर अधिक हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट से। तो उनको डिस्कस करते हैं वो कौन कौन सी यहाँ पर शक्तियां। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा। सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं और जो हाई कोर्ट की यहाँ पर शक्तियां हैं वो थोड़ी सी यहाँ पर हमें ज्यादा दिखाई देती हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो कौन कौन सी यहाँ पर शक्तियां हैं? सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रारंभिक क्षेत्र के बारे में, या मूल अधिकारिता क्षेत्र में हम डिस्कस किया था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। यहां पर यह अधिकार है जैसे मान लिया आपके फंडामेंटल राइट को लेकर, आपके फंडामेंटल राइट को यहां पर गवर्नमेंट कम करती है तो आप सीधे यहां पर हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226, तो आर्टिकल 226 के द्वारा आप सीधे यहां पर हाई कोर्ट जाकर अपील कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट को यहां पर कम किया गया है। तो ये ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए आप सीधे जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो वो संबंधित है यहाँ पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से, या किसी राज्य में कोई इन्फ्लिक्ट है तो वहां पर भी आप जो है अपने हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये संबंधित है यहाँ पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से। डिटेल में हमने बात की है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो में, बार बार कह रहा हूं अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाकर उसको एक बार यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है यहाँ पर अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी यहां पर अपील करने का अधिकार दिया गया है। जैसे कि हमने बात की थी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है, यानी जो न्यायालय की व्यवस्था है वो यहाँ पर एक एकीकृत रूप में हमें दिखाई पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, फिर यहाँ पर हाई कोर्ट है, फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई केस आप हारते हैं या आपको उसके लिए अपील करनी है हाई कोर्ट में, तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये अपील के क्षेत्राधिकार यहाँ पर दिया गया है हमारे नागरिकों को, ताकि वे अपने लिए न्याय की सही व्यवस्था कर सके। तो हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में के फैसले से यहाँ पर संतुष्ट नहीं है। तो ये संबंधित था हमारे यहाँ पर अपीलीय क्षेत्राधिकार से। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर जिस तरह की रिट निकालने का अधिकार यहां पर सुप्रीम कोर्ट को था, वही 5 प्रकार की रिट यहां पर हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। जैसे अगर मान लिया आपको यहां पर हैबियस कॉर्पस रिट निकालनी है तो वो भी यहां पर पूरा अधिकार है हाई कोर्ट को निकालने का। तो ये संबंधित था हमारे यहाँ पर रिट के अधिकार से। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है यहाँ पर अभिलेखीय क्षेत्राधिकार, यानी जो हाई कोर्ट के निर्णय हैं वो उसके हाई कोर्ट के लिए
और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के यहाँ पर एक अभिलेख का काम करते हैं, यानी उसके द्वारा निर्णय दिए गए निर्णय को यहाँ पर हम अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखते हैं और उसी निर्णयों का यूज करके आप जो है अगला निर्णय भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो वो संबंधित है यहाँ पर अभिलेखीय न्यायालय के रूप में, यानी आपको यहाँ पर साक्षी के रूप में जो है, नजर के रूप में आप यहाँ पर उस निर्णय का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर जो संबंधित है हमारे हाईकोर्ट के अधिकार से, तो वो है यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनर्वावलोकन। तो यहां पर सीधा सा इसका अर्थ यहां पर यह है कि ऐसी कोई भी कानून या ऐसी कोई भी लॉ या विधि जो राज्य द्वारा बनाई गई है और आपको यह लग रहा है कि वो हमारे राइट को कम कर रही है, यानी वो हमारे अधिकारों को कम कर रही है, तो आप उसके लिए जा सकते हैं यहां पर हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन के लिए। जैसे हम बात करते हैं कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर हैं, तो जैसे आर्टिकल यहाँ पर बात करता है 13 है, आर्टिकल 32 है, तो आर्टिकल 26 है। तो ये आर्टिकल यहाँ पर संबंधित हैं हमारे न्यायिक पुनरावलोकन से, यानी अपने ही अधिकारों, यानी अगर मान लिया किसी हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर कोई ऐसा निर्णय दिया गया है जो उचित नहीं है या सही नहीं है, तो उसकी भी जांच यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा की जा सकती है, उसको भी चेंज करने का अधिकार यहाँ पर हाई कोर्ट को रखा गया है। तो ये संबंधित है यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन से। अब ऐसी एक शक्ति है जो यहाँ पर अधिक दिखाई पड़ती है हमें हाई कोर्ट से, तो शक्ति के बारे में बात करते हैं। वो शक्ति यहाँ पर है अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित, अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित जो शक्तियां हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर एकीकृत व्यवस्था है। तो सबसे पहले स्तर पर हमारे पास है यहाँ पर हाई कोर्ट, दूसरे स्तर पर यहाँ पर है, पहले स्तर पर हमारे पास है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, दूसरे स्तर पर यहाँ पर हमारे पास है हाई कोर्ट, और तीसरे स्तर पर हमारे पास है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जैसे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो ये अधीनस्थ है यहाँ पर हाई कोर्ट के, तो हाई कोर्ट यहाँ पर अधीनस्थ के रूप में हाई कोर्ट अधीनस्थ के रूप में कार्य करता है यहाँ पर, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ पर काम करता है उसके पर्यवेक्षक के रूप में। तो पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर कार्य करता है हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। यहाँ पर हम बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, तो यहाँ पर ये काम करता है यहाँ पर हाई कोर्ट। अगर मान लिया यहाँ पर जो है हमको न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहां पर किसके द्वारा की जाती है, तो वो हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। कोई मान लिया ऐसा कोई डिसीजन है या निर्णय है वो यहाँ पर संतुष्ट नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट उसको अपने पास मंगा सकता है। तो ये जितने भी अधिकार हैं अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित, वहाँ के न्यायाधीशों की नियुक्ति से, कोई ऐसा डिसीजन जो वहाँ पर पेंडिंग है उसको अपने पास बुलाने से, तो ये पूरी शक्ति हमें दिखाई पड़ती है हाई कोर्ट के संबंध में। तो हाई कोर्ट मच ज़्यादा पावरफुल है देन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियां हमें यहाँ पर कम दिखाई पड़ती हैं हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट हमें अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हमें यहाँ पर अधिक दिखाई पड़ता है। ऐसी कोई भी शक्ति यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं थी। तो यहाँ पर हमने जाना कि हाई कोर्ट के कौन कौन सी शक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। हमने एक नई सीरीज भी यहाँ पर चलाई है जिसमें हम यहाँ पर एमसीक्यू को सोल्व कर रहे हैं, तो उसको भी आप जाकर एक बार देख सकते हैं हमारे चैनल पर पेज पर जाकर। अगर आपको वो चीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमको बताएं, ताकि हम भी कुछ यहाँ पर मोटिवेट हो सके, नए नए विचारों को यहाँ पर ग्रहण कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।